हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के जो सोशोलॉजिस्ट है जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं उनका नाम है एम.एन. श्रीनिवास, जो कि अपनी कृतियों और अपना जो योगदान है समाजशास्त्र में उसको लेकर के बहुत अधिक प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने ही सबसे पहले समाजशास्त्र में क्षेत्र कार्य यानी कि फील्ड स्टडी को आरंभ किया था। इससे पहले जो घुरिये थे और ड्यूमा वगैरह थे तो वो पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य से माने जाते हैं। तो इन्होंने ही सबसे पहले फील्ड वर्क स्टार्ट किया था सोशोलॉजी में, और इनको माना जाता है कि संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। ठीक है, किससे? संरचनात्मक प्रकारवादी और फील्ड दृष्टि भी यानी क्षेत्रकार इन्होंने शुरू किया था। तो कुछ कृतियां हैं इनकी जो कि फेमस हैं सॉरी। तो एग्ज़ाम में वो पूछ सकता है, तो उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहली है मैरिज एंड फैमिली लाइफ इन मैसूर। इन्होंने जो मैसूर में कुर्ग्स का अध्ययन किया था, तो ये बुक आई थी 1952 में। विवाह और परिवार मैसूर में किस तरीके से होते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। सेकेंड बुक है रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग दी कुर्ग्स। तो ये जो कुर्ग्स का इन्होंने अध्ययन किया था वही सेम। तो धर्म और समाज किस तरीके से संबंधित हैं, क्या क्या है वहाँ पे विशेषताएं, इसके बारे में था। थर्ड बुक थी इंडियाज़ विलेज, 1955 में आई थी। ये जो इनकी पुस्तक है इसी से मैच करती हुई ये दो और पुस्तकें हैं। इंडियाज़ विलेज है एम.एन. श्रीनिवास की, इंडियन विलेज है एस.सी. दुबे की, और विलेज इंडिया है मैकिम मैरियट की। तो ये तीन पुस्तकें बहुत मैच करती हुई हैं, इनको याद कर लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। नेक्स्ट पुस्तक है इनकी जो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, 1966 में आई थी ये बुक, कि भारत में वर्तमान में क्या क्या सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं इसके बारे में ये पुस्तक हमें बताती है। अगली पुस्तक है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, जो जाति है उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं वर्तमान समय में, इसके बारे में हमें ये पुस्तक से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बुक है इंडियाज सोशल स्ट्रक्चर, जो भारत की सामाजिक संरचना है, किन किन पिलर्स पे क्या क्या आधार हैं उसके बारे में हमें इस पुस्तक से जानने को मिलता है। 1969 में आई थी। नेक्स्ट बुक है रिमेंबर्ड विलेज, ये आई थी 1967 में। अगली पुस्तक है डोमिनेंट कास्ट एंड अदर स्टेज, इसमें जो प्रभु जाति होती है उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो रही हैं। 1987 में आई थी ये पुस्तक। कास्ट इन 20th सेंचुरी इन अवतार। एंड नेक्स्ट बुक है माई वडोदरा डेज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक इनकी है विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी गई है नेट के, तो मे भी पीजीटी में भी पूछ सकता है, तो ये बुक को भी याद कर लीजिएगा, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड। एंड लास्ट इनकी बुक है इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग्स। वैसे इनकी जो पुस्तकें हैं बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये फेमस बुक्स हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। इन्होंने रामपुरा गांव का अध्ययन किया था, ये भी पूछ लेता है कि कहाँ का अध्ययन किया था, तो रामपुरा गांव का अध्ययन किया था। और वहाँ पे जो एक जाति थी ओक्कालेगा, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभु जाति के रूप में पाई जाती थी। प्रभु जाति क्या होती है इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। इनकी जो सबसे प्रमुख थियरी है जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं ये, वो है संस्कृतिकरण, जो कि जातियों के बीच में किस तरीके से एक दूसरे को संदर्भ मान करके गतिशीलता होती है उसको थोड़ा बहुत दर्शाती है। ठीक है, वैसे पूर्णतः गतिशीलता नहीं होती है, कुछ हद तक जो गतिशीलता होती है उसको ये दर्शाती है ये प्रक्रिया। तो क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो संस्कृतिकरण क्या है? तो संस्कृतिकरण एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हमें बताता है कि जो हिंदू जातियां हैं वो किस तरीके से खुद को परिवर्तित कर रही हैं, किस तरीके से उनमें चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी जीवन शैली को चेंज कर रही हैं, किसके अनुसार? उच्च हिंदू जातियों या द्विज जातियों के अनुसार उनको उनकी देखा देखी। ये जो निम्न हिंदू जातियां होती हैं ये खुद को उच्च परिस्थिति दिलाना चाहती हैं।
चाहती हैं कि हमको भी सम्मान का दर्जा मिले, हमको भी जो समाज के लोग हैं वो एक्सेप्ट करें कि हमारी जो परिस्थिति है वो भी उच्च है। तो इसके लिए ये क्या करती हैं, कहानियाँ काल्पनिक पूर्वजों के आधार पर बताने की कोशिश करती हैं कि उनकी जो परिस्थिति है वो भी उच्च है। मतलब ऐसे बताती हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो किसी महान पुरुष के साथ में अपना संबंध जोड़ लेती हैं और बताती हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो उन्हीं के वंशज हैं। तो इस तरीके से वो बताती हैं कि हम भी उच्च हैं, जैसे कि द्विज जातियाँ होती हैं। अच्छा, द्विज जातियाँ कौन सी होती हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो अभी टॉपिक आ गया तो बता देते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को माना जाता है द्विज जातियाँ। ठीक, इनमें जो भी संबंधित होते हैं उनको द्विज जातियों के अंतर्गत रखा जाता है। तो संस्कृतिकरण में मुख्यतया जो निम्न जातियाँ हैं वो उच्च जातियाँ द्विज जातियों की जीवन शैली, उनके रीति रिवाजों को कॉपी करती हैं और उसके बाद स्वयं को भी उच्च होने का दावा करती हैं कि हम भी समाज में उच्च परिस्थिति रखते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज उस महान पुरुष के वंशज हैं। इस तरीके से बताती हैं। ये दावा सामान्यतः 2 या 3 पीढ़ियों तक रहता है। तो 2 या 3 पीढ़ियों तक जब लगातार वो लोग ये बोलते हैं ऐसा है, तो उसके बाद उनको अपनी ही जाति के सापेक्ष थोड़ा सा उच्च परिस्थिति प्राप्त हो जाती है। देखिए सिंपल से यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होती है कि जो परिस्थिति मिलती है तो क्या वो बिल्कुल द्विज जातियों के समकक्ष आ जाती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आती हैं। वो अपनी ही जाति से थोड़ा सा ऊपर, मतलब पहले जैसे कि उनको बिल्कुल समाज में निचले पायदान पे रखा जाता था, तो जिस कैटेगरी में वो थी अपनी ही कैटेगरी से थोड़ा सा ऊपर बढ़ गए। ठीक, ना कि बिल्कुल जो उच्च परिस्थिति वाले हैं उनके बराबर पहुंच गए, उनके बराबर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे जो गतिशीलता देखने को मिलती है वो होती है ऊर्ध्वमुखी क्षैतिज। ठीक है, क्षैतिज मतलब समानांतर ही रह रहे हैं लेकिन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऊर्ध्वमुखी क्षैतिज होती है, एकदम से ऊपर की तरफ नहीं जाते हैं। ऐसे जो गतिशीलता होती है वो टेढ़ी रेखा में, मतलब अपनी परिस्थिति यहाँ पे थी और उन्होंने 2-3 पीढ़ियों तक दावा किया तो हल्का सा टेढ़ा, ये अब ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं लेकिन बिल्कुल ऊपर भी नहीं जा रहे हैं। तो ऊर्ध्वमुखी है और क्षैतिज भी है। ठीक, ये गतिशीलता यहाँ पे देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। संस्कृतिकरण को अगर हम इसकी विशेषताओं को बताएं तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि वैयक्तिक नहीं होता है बल्कि सामूहिक रूप से ये किया जाता है। मतलब अगर कोई एक व्यक्ति इस क्रिया को करेगा तो फिर उसको अपनी कास्ट में उसको बहिष्कृत कर दिया जाएगा, तो उसके जो पुत्र पुत्रियां हैं उनके विवाह होने में समस्याएं आएंगी। तो फिर कोई एक व्यक्ति ये चीज़ नहीं करता है बल्कि वो संपूर्ण जाति, कोई भी जाति कर रही हो तो वो संपूर्ण जाति करती है सामूहिक रूप से। तो ये समूह की प्रक्रिया होती है, वैयक्तिक नहीं होती है। दूसरे जो संस्कृतिकरण है इसमें संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है बल्कि जातिगत पद में परिवर्तन होता है। संरचनात्मक परिवर्तन क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पूरी संरचना पलट गई, मतलब उच्च वाले के बराबर में वो लोग आ गए तो संरचना पलट गई, या फिर उच्च वाले नीचे हो गए वो वाले ऊपर हो गए, तो ये इसमें भी संरचनात्मक परिवर्तन है। लेकिन संस्कृतिकरण में ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ अपनी ही जाति के पद में परिवर्तन होता है, उनकी ही स्थिति थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाती है। तो संरचनात्मक परिवर्तन नहीं है बल्कि जातिगत पद में परिवर्तन है। नेक्स्ट चीज है कि संस्कृतिकरण हिंदूकरण नहीं है। पहले इन्होंने इसको सिर्फ द्विज जातियों से कंपेयर किया था, लेकिन बाद में जो एम.एन. श्रीनिवास हैं उन्होंने ही इसमें थोड़ा सा और चेंजेस किए, इसको ब्रॉड किया और इसको बताया कि वो किसी भी जाति को कॉपी कर सकते हैं, मतलब बस वो प्रभु जाति होनी चाहिए, उसकी प्रभुता वहाँ पे होनी चाहिए। तो ये हिंदूकरण नहीं है, संस्कृतिकरण जो है ये हिंदूकरण नहीं है, क्योंकि जो हिंदूकरण है इसमें दूसरे धर्म के लोग हिंदू बनते हैं, जबकि संस्कृतिकरण में केवल हिंदू जातियां ही अपनी स्थिति में परिवर्तन करती हैं।
जो हिंदूकरण की जो प्रोसेस होता है उसमें जैसे कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है, उसने हिंदू धर्म को अपना लिया, तो इसको कहेंगे ये हिंदूकरण है। लेकिन अब इसमें कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं होता, बल्कि हिंदू जातियां ही, जो पहले से ही हिंदू हैं, वही अपने जातिगत पद में परिवर्तन के लिए ये चीज़ करती है, तो ये हिंदूकरण नहीं है। तीसरी चीज, फोर्थ जो चीज़ है वो है संस्कृतिकरण। संदर्भ समूह से संबंधित प्रक्रिया है, मतलब किसी को संदर्भित मान करके किया जाता है। संदर्भ समूह से संबंधित कैसे है? किसी को संदर्भित मानेंगे तभी तो उसकी जो जीवन शैली है, उसके जो रीति रिवाज है, उनको कॉपी करेंगे। अगर हम उनको कॉपी कर रहे हैं तो मतलब हम संदर्भ समूह से संबंधित होकर के उस चीज को कॉपी कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज है संस्कृतिकरण में क्षैतिज रूप से ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता। जो मैंने अभी बताया, क्षैतिज ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता यहाँ पे पाई जाती है। एकदम से ऊपर की तरफ नहीं पहुंच जाते हैं, बल्कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अपनी जाति से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। और सामान्यतः 2-3 जब पीढ़ियाँ हो जाती हैं तब उनको इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। थोड़ा बहुत उनमें परिवर्तन, उनकी परिस्थिति में सुधार हो जाता है। अच्छा, इसके कुछ अपवाद भी देखने को मिले हैं, जैसे कि जो ओवान लिंच थे, ठीक है, नाम फिर से देख लीजिए। ओवान लिंच, इन्होंने अध्ययन किया था आगरा के जाटव जनजाति का। किसका किया था? आगरा की जाटव, सॉरी जनजाति नहीं, जाटव जाति, बाय मिस्टेक। ओवान लिंच ने आगरा की जाटव जाति का अध्ययन किया था। इनकी बुक का नाम था पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या नाम था? पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी। इसमें इन्होंने अध्ययन किया था और बताया कि यदि कोई जाति अस्पृश्य होती है, जैसे कि जाटव जो थे वो लोग जूता बनाने का काम करते थे, तो उनको अस्पृश्य माना जाता था। उन्होंने भी दावा किया कि उनके पूर्वज क्षत्रिय थे और जिनका संहार परशुराम के द्वारा कर दिया गया। लेकिन इस जो इनका ये जो दावा था वो कई पीढ़ियों तक करते रहे, लेकिन उनकी जो परिस्थिति थी उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। तो क्यों नहीं आए? तो इस पे उन्होंने अध्ययन किया था कि यदि कोई अस्पृश्य जाति ऐसा दावा करती है संस्कृतिकरण में, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो मतलब संस्कृतिकरण की प्रक्रिया वहीं तक लागू होती है कि जो दावा करने वाली कास्ट है वो अस्पृश्य नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बताई थी। इस पर एक और अध्ययन हुआ था उड़ीसा के विशिपारा में, वो अध्ययन किया था FG बेली ने। बुक का नाम था कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटायर। विशिपारा FG बेली, कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटायर, इस पे इन्होंने भी अध्ययन किया था। तो ये होता है संस्कृतिकरण का प्रोसेस। अब यहाँ पे एक वर्ड आया प्रभु जाति, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रभु जाति क्या होता है। तो प्रभु जाति कोई एक ऐसी कास्ट होती है जिसका उस संपूर्ण गांव पर, ठीक है, जिस भी गांव के संदर्भ में अध्ययन किया जा रहा है, तो उस संपूर्ण गांव पर प्रभुत्व होता है। प्रभु जाति मतलब प्रभुत्व वाली जाति। अब वो प्रभुत्व किस तरीके से होता है, क्यों लोग उसका प्रभुत्व यानी उसकी सत्ता को मानते हैं? प्रभुत्व माने सत्ता, उसका अधिकार होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो लोग संख्या में अधिक होते हैं, प्लस वो लोग आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। सामाजिक रूप से भी उनकी उच्च परिस्थिति प्राप्त होती है और आय के नगरीय स्रोत भी होते हैं, प्लस उनको न्यायिक प्रशासन में भागीदारी भी मिली होती है। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं। एक तो संख्या में अधिक हैं और संख्या बल में सबसे ज़्यादा होते हैं, उस गांव में सबसे ज़्यादा उन्हीं की संख्या होती है, उनको प्रभु जाति कहते हैं। प्लस उनको आर्थिक रूप से भी वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, मतलब पैसे वाले बहुत होते हैं। राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होते हैं, मतलब या तो ग्राम पंचायत में या फिर जो अदर इलेक्शन वगैरह होते हैं वहाँ पे भी उनके सदस्य ही होते हैं। सामाजिक रूप से उनको उच्च परिस्थिति प्राप्त होती है। अच्छा, यहाँ पे सामाजिक रूप से उच्च परिस्थिति प्राप्त तो होती है, मतलब समाज में उनको सम्मान तो मिलता है, लेकिन यहाँ पे अनिवार्य नहीं है ये बात। तो कई बार पूछ लेता है कि कौन सी विशेषता को नहीं माना है, तो यहाँ पे अनुष्ठानिक परिस्थिति एक वर्ड आता है, अनुष्ठानिक परिस्थिति।
उसको इन्होंने नहीं माना है कि ये अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। मतलब बाकी चीज़ों को माना है कि संख्या बल प्रभु जाति में होना ही चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी विशेषता इन्होंने प्रभु जाति में एक्सेप्ट नहीं करी है। तो संख्या बल तो होना चाहिए, आर्थिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली भी होना चाहिए, आय के नगरीय स्रोत होने चाहिए, न्यायिक प्रशासन में भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अनुष्ठानिक रूप से उसको उच्च परिस्थिति प्राप्त हो। अनुष्ठानिक रूप से किसको उच्च परिस्थिति प्राप्त है समाज में? जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं। लेकिन प्रभु जाति सिर्फ यही दोनों कास्ट नहीं होती हैं, बल्कि कोई दूसरी कास्ट भी हो सकती है प्रभु जाति के रूप में, जो कि संख्या बल में अधिक हो, जिसके पास पैसे बहुत अधिक हो, जिसके पास राजनीतिक शक्ति अधिक हो। किसी भी गांव में देख लो तो कोई भी कास्ट हो सकती है प्रभु जाति। अलग अलग गांव में अलग अलग प्रभु जाति के रूप में देखने को मिलते हैं। इसकी आलोचना भी हुई। ये जो इन्होंने टर्म दी प्रभु जाति, इसकी आलोचना हुई सबसे ज़्यादा एस सी दुबे ने किया। एस सी दुबे ने कहा कि प्रभु जाति जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बल्कि प्रभु व्यक्ति होता है। मतलब कोई एक व्यक्ति होता है जिसका पूरे गांव में प्रभुत्व होता है। तो इन्होंने प्रभु जाति के स्थान पर प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी। ड्यूमो ने भी आलोचना की। ड्यूमो ने कहा कि प्रभु जाति के सिर्फ दो आधार हो सकते हैं, एक आर्थिक और दूसरा राजनैतिक। जबकि इन्होंने संख्या बल को भी माना, आय के नगरीय स्रोत को भी माना, न्यायिक प्रशासन में भागीदारी को भी माना, लेकिन इन्होंने कहा कि आर्थिक और राजनीतिक ही हो सकते हैं। ठीक है। और श्रीनिवास तो सामाजिक को भी मानते हैं, लेकिन सामाजिक में जो अनुष्ठानिक परिस्थिति है उसको अनिवार्य नहीं मानते। मतलब है तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नकार रहे हैं, है तो अच्छी बात है, लेकिन उसको अनिवार्य नहीं मान रहे हैं। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सामाजिक वर्ड दिया तो आप बिल्कुल उसको काट दोगे। सामाजिक को एक्सेप्ट किया है लेकिन अनिवार्य नहीं माना, और बाकी चीजों को अनिवार्य माना है। ठीक है, ये डिफरेंस ध्यान रखना। इसके बाद श्रीनिवास ने बताया वोट बैंक। वोट बैंक इन्होंने कहा कि जो कास्ट होती है ये एक तरीके के वोट बैंक का कार्य करती है अभी आधुनिक समाजों में। कैसे? देखो, इलेक्शन में देखा होगा जो प्रत्याशी लोग खड़े होते हैं तो वो लोग ये कोशिश करते हैं ना, जो पार्टी वाले होते हैं, कि जिस जाति का बाहुल्य होता है, मतलब ज़्यादा संख्या में होते हैं प्रत्याशी, ज़्यादातर उसी कास्ट का खड़ा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उस जाति के लोग उसको वोट करेंगे। और ऐसा होता भी है, ऐसी चीज़ देखने को भी मिलती है। तो जाति जो है वोट बैंक का कार्य कर रही है आधुनिक समाज में, ये श्रीनिवास ने कहा। इन्होंने एक और कोटेशन भी दिया था कि जो भारत की एकता है वो अनिवार्यतः धार्मिक एकता हो गई है। ठीक है, तो ये कोटेशन भी नोट कर लेना यहाँ पे। इन्होंने कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक में जातियों के बदलते स्वरूप के लिए संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, औद्योगिकीकरण, लौकिकीकरण जैसी प्रक्रियाओं को बताया। संस्कृतिकरण आपने समझ लिया। पश्चिमीकरण क्या है? पश्चिम के विचारधाराओं को, वहाँ के पहनावे को, वहाँ के रहन सहन को, उसको ध्यान में रखते हुए अपने पहनावे को बदलना या अपनी सोच को बदलना, ये हो गया पश्चिमीकरण। औद्योगिकीकरण आपको पता है, उद्योगों का बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा उद्योग स्थापित होने लगे, बड़े बड़े उद्योग। ठीक, लघु उद्योग की बात नहीं हो रही है, बड़े बड़े उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा स्थापित होने लगे। लौकिकीकरण क्या होता है? लौकिकीकरण का मतलब है कि हम ये मानने लगें कि जो कुछ भी है सब इसी लोक में है। अच्छा है तो इसी लोक में है, बुरा है तो इसी लोक में है। हमारे जो कर्म है उसका प्रतिफल भी हमें इसी लोक में मिलेगा। अगर हमें आराम करना है तो भी इसी लोक में करना है, कष्ट भुगतने हैं तो भी इसी लोक में। मतलब जो स्वर्ग की अवधारणा, जो परलोक की अवधारणा है, उस चीज़ को हम बिल्कुल नकार दें। एक तरीके से लौकिकीकरण में क्या होता है, हम तार्किक हो जाते हैं। हम ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करते कि परलोक जैसी कोई चीज़ होती है, तो इसी लोक में भरोसा करना। ठीक, जो कुछ भी है सत्य है, सब कुछ इसी लोक में है, ये चीज़ मानना लौकिकीकरण है। फिर इन्होंने जाति व्यवस्था की 9 विशेषताएं बताई। घुरिये ने कितनी बताई थी? 6। इन्होंने कितनी बता दी? 9। 3 इन्होंने एक्स्ट्रा कर दी। तो संस्तरण बताया कि जाति में संस्तरण पाया जाता है, ये घुरिये ने भी बताया था। अंतः विवाह और अनुलोम विवाह बताया। व्यवसाय निश्चित होते हैं जाति में। खान पान पर प्रतिबंध होता है जाति में। प्रथा, वेशभूषा और बोलियों में भिन्नता होती है।
अशुद्धता की जो शुचिता प्रदूषण जो ड्यूमो ने भी बताया था, उसी को इन्होंने भी बताया कि अशुद्धता मतलब कुछ लोगों को माना जाता है कि तुम लोग अछूत हो थोड़ा सा, तो शुद्ध अशुद्ध ये चीज़ें फीलिंग होती है कास्ट में। धार्मिक और नागरिक निर्योग्यताएं भी होती हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा विशेषाधिकार मिले होते हैं, कुछ लोगों को नहीं दिया जाता वो चीज़ें। जातीय संगठन होते हैं और ये संगठन क्या करते हैं, अपनी ही जाति के फेवर में सारी चीज़ें कराने की कोशिश करते हैं। जातीय गतिशीलता भी होती है, ठीक, ये चीज़ इन्होंने नई जोड़ दी कि जातीय गतिशीलता भी होती है, मतलब जातियों के बीच में गतिशीलता भी देखने को मिलती है। कभी निम्न जातियां उच्च जातियों का अनुसरण करती हैं और कभी कभी इसके बिल्कुल उल्टा होता है, उच्च जातियां निम्न जातियों की संस्कृति को अपनाने लगती हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विसंस्कृतिकरण, मतलब उच्च जातियां अपनी संस्कृति को छोड़ करके निम्न जातियों के संस्कृति, उनके रहन सहन को अपनाने लगे, तो ये चीज़ होगी विसंस्कृतिकरण, अपनी संस्कृति को भूल जाना, दूसरे को अपना रहे हो, ये चीज़ होती है विसंस्कृतिकरण में। इन्होंने जाति और वर्ग में विभेद करते हुए जाति और वर्ण, इसमें विभेद करते हुए माना कि जो वर्ण है ये है धार्मिक संस्तरण पर आधारित और जो जाति है ये है आर्थिक और राजनीतिक आधारों पर संस्तरित व्यवस्था, ठीक, मतलब जो वर्ण है, वर्ण व्यवस्था जो थी ये धर्म के आधार पर इसमें संस्तरण पाया जाता था। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण थे, उनमें धर्म के आधार पर, अब धर्म कह लो या कर्तव्य कह लो, उसके आधार पर संस्तरण था। और जो जाति है इसमें आर्थिक और राजनीतिक आधार पर संस्तरण देखने को मिलता है। जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं, जिसके पास राजनीतिक शक्ति ज़्यादा है, तो उसको उच्च मान लिया जाता है। ये चीज़ इन्होंने बताई। इन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में जो जातियां हैं वो 3 आधारों पर फैली हुई हैं। कौन से हैं 3 आधार? तो इन्होंने हिंदू धर्म में जातियों को जो प्रसार है, जो फैलाव है, उसके 3 आधार बताए। पहला बताया स्थानीय आधार, दूसरा बताया क्षेत्रीय और तीसरा बताया अखिल भारतीय स्तर। तो ये इनके प्रमुख कृतियाँ या कृतित्व कह लो। बाकी आपको जो भी वन लाइनर टाइप में मिलता जाए वो भी साथ में ऐड करते जाना। क्विज में भी कुछ मिल रहा है तो उसको भी इसी में ऐड कर लेना। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।